सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी पूर्णतः स्वस्थ होंगे। हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं व्याकरण का नया विषय लेकर। चलिए हर बार की तरह मेरी इन पंक्तियों से जान लेते हैं हम अपने विषय को जान लेंगे। वाक्य अंत हो पूर्ण विराम, जरा रुको तो अल्प विराम, कुछ पूछो तो प्रश्न चिन्ह, कुछ बोलो तो उद्धरण चिन्ह, दो शब्द जोड़े योजक चिन्ह, छोटा करते लाघव चिन्ह, यही तो है विराम चिन्ह, यही तो है विराम चिन्ह। समझ गए बच्चों? जी हाँ, हमारा आज का विषय है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह जो हैं, विराम अर्थात रुकना, चिन्ह यानी निशानी। तो हमें जिस प्रकार रास्ते में जाते समय हमें बोर्ड मिलते हैं जिनमें कुछ निशान बने होते हैं, कुछ संकेत दिए रहते हैं, उसी से हम समझ पाते हैं। तो बच्चों, ये विराम चिन्ह भी हमें वाक्य में कहाँ रुकना, कहाँ बोलना, कैसे करना, इसका संकेत देते हैं। चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं। वाक्यों को बोलते व लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, दोहरा उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्यों बच्चों, इन्हीं चिन्हों को आप बचपन से देखते चले आए हैं ना। चलिए अब हम इनके बारे में विस्तार से उदाहरण के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने पूर्ण विराम चिन्ह की ओर। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्ण विराम अर्थात पूरा रुकने का संकेत जो देते हैं। जब भी हमारा वाक्य पूर्ण होता है तो हम इसे अवश्य रूप से लगाते हैं। प्रश्न सूचक वाक्यों के अतिरिक्त प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। प्रश्न सूचक वाक्यों में ही केवल प्रश्न चिन्ह आता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वाक्य में समाप्त होने पर हमें इसे का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखते हैं। हम खेल रहे हैं, ये दोनों बच्चे बोल रहे हैं। और यह लकड़हारा ईमानदार था, पूर्ण विराम। अंत में कौन सा चिन्ह लगा बच्चों? पूर्ण विराम, ठीक है। अगला चिन्ह देखते हैं, अल्प विराम। अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी रुकना। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में अल्प विराम लगाया जाता है बच्चों। अल्प विराम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समय पर लगाया जाता है, ठीक है, किंतु इसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कुछ रुकने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए ही होता है। रजत ने कहा, मैं आज शाला नहीं जाऊंगा। देखिए पापा कैसे ढूंढ रहे हैं उसे, मना भी रहे हैं है ना। अक्सर छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं, ठीक है। हाँ या नहीं, किसी संबोधित करने के लिए किसी को, यदि आप हाँ या नहीं में कोई उत्तर दे रहे हैं या किसी को संबोधित करते हैं, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। देखा, इसकी इच्छा नहीं है इस बच्ची की कुछ कार्य करने की, तो इसने कहा मैं यह नहीं कर सकती। तो नहीं और के बाद अल्प विराम आया है, और रजत ने कहा के बाद भी अल्प विराम आया है, ठीक है बच्चों। अगला चिन्ह है हमारा, चिन्ह अल्प विराम ही है। उसका और प्रकार देखते हैं कहाँ प्रयोग होता है। एक जैसे शब्दों, नाम को अलग अलग करने के लिए भी अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार इस उदाहरण में राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो ये व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है ना बच्चों।
और वाक्यांशों को जोड़ने के लिए भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं बच्चों। देखिए, मणि सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया, नाश्ता किया और स्कूल चला गया। देखा आपने? तो हमने छोटे छोटे वाक्यांश लिए, मगर मणि के बारे में ही सारे थे, तो उसने इतना सब किया सुबह उठ के और फिर वो स्कूल चला गया। तो इस तरह छोटे छोटे वाक्यांशों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। मज़ा आ रहा है ना? जी हाँ, आप लोगों के लिए ही इतना प्रयास किया जाता है बच्चों, ताकि आप बहुत ही रुचिपूर्वक हर पाठ को ध्यान से समझें। अब बारी है अर्ध विराम की। अर्ध विराम आधा रुकना, अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम। तो इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। एक बड़े वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को अलग करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है बच्चों। एक बड़ा वाक्य है, ठीक है, उसमें दो हिस्से हो गए या तीन छोटे छोटे वाक्य हो गए, तो हम कौन सा निशान लगाएंगे? अर्ध विराम। इस उदाहरण को देखते हैं। किसान गेहूं उगाता है, गेहूं से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है। सही है ना बच्चों? ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। और अगला चिन्ह है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह अर्थात प्रश्न की सूचना देने वाला चिन्ह। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। क्या मैं तुम्हारी पुस्तक देख सकती हूँ? इस बालिका ने इस बालक से पूछा, ठीक है। तो अंत में क्या आया? प्रश्न चिन्ह। और यहाँ दो मित्र क्या बोल रहे हैं? तुम कब आए रोहन? ठीक है, तो फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कब आए रोहन? अंत में देखिए प्रश्न चिन्ह। और आप तो बचपन से ही प्रयोग करते चले आए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आती है बारी इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस परिभाषा को जान लेते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष अक्षर, शब्द, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है बच्चों। यदि आप किसी विशेष अक्षर के बारे में या किसी विशेष शब्द के बारे में या किसी शीर्षक या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार इस उदाहरण में गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का मशहूर उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, ठीक है। उनके द्वारा कई ग्रंथ रचे गए, कई उपन्यास रचे गए। उसमें गोदान नाम का प्रमुख उपन्यास बहुत ही मशहूर है। तो हमने गोदान को किस में रखा? इकहरा उद्धरण चिन्ह में। और देखते हैं बच्चों, महर्षि वाल्मीकि, वही वाल्मीकि जी हैं ये जिन्होंने रामायण की रचना की थी। तो उदाहरण में क्या लिखा है? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, ठीक है। फिर उद्धरण चिन्ह में ही हमने रामायण को रखा है, क्योंकि ये विशेष महत्व दे रहे हैं, ठीक है। वाक्य में गोदान, रामायण, इसी के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए इसे इकहरा उद्धरण चिन्ह में लगाया गया है। अगला चिन्ह देखते हैं बच्चों, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले सदा अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है बच्चों। जब भी आप कभी दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो उससे पहले आपको अल्प विराम अवश्यतः लगाना चाहिए। उदाहरण को देख लीजिए बच्चों। ये कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो डॉक्टर कलाम ने कहा था, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, कहा था के बाद अल्प विराम। देखा आपने बच्चों, उद्धरण चिन्ह शुरू होने से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। सपने देखो,
और उन्हें पूरा करो। ये किसके वचन थे? डॉक्टर कलाम के। तो उनके कहे बात को ज्यों का त्यों, वही का वही, ऐसे ही हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए हमने इसे दोहरा उदाहरण चिन्ह में रखा है। किसी की कही बात को ज्यों का त्यों बोल देने के लिए हमें दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। ये तो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ठीक है, शास्त्री जी ने कहा था, अल्प विराम, उदाहरण चिन्ह शुरू, दोहरा उदाहरण चिन्ह शुरू होता है जय जवान जय किसान, उदाहरण चिन्ह बंद। देखा आपने? तो ये तो महान व्यक्ति थे, इसीलिए। मगर किसी की भी बात आप ज्यों की त्यों अगर किसी को कहते हैं तो आपको दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अगला चिन्ह है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह से भी आप बहुत भली प्रकार से परिचित हैं। घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य, खुशी आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। तो प्रभु से प्रार्थना की जा रही है और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, हे प्रभु। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। पिताजी ने आशीर्वाद दिया अपने पुत्र को। और शाबाश के बाद कौन सा चिन्ह आया बच्चों? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, आप लोग तो बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं सभी कुछ। और ये है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप फेविकोल लगाकर जोड़ते हैं ना कोई भी वस्तु को, कारपेंटर भी फेविकोल लगाता है। हम कोई वस्तु बनाते हैं, कोई क्राफ्ट का काम करते हैं तो हम भी जोड़ने का काम करते हैं। तो वाक्यों में योजक चिन्ह भी यही काम करते हैं बच्चों। दो शब्दों को जोड़ने के लिए व तुलना वाले शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। मेरी बेटी भी फूल सी नाजुक है। मम्मा ने अपनी बेटी के बारे में कहा। आज तो बेटी ने मम्मा को बहुत सुंदर सा फूलों का गुच्छा दिया। तो मम्मा ने भी कहा खुश होकर, मेरी बेटी भी फूल सी नाजुक है, जिस तरह फूल कोमल होते हैं। तो देखा आपने, किसके जैसी तुलना करने के लिए फूल सी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ तुलना की जा रही है फूलों से अपनी नाजुक बेटी की। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। पढ़ना लिखना जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, पढ़ना लिखना और दोनों के बीच में योजक चिन्ह आया है, क्योंकि ये अति आवश्यक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं तो समझ लीजिए आप जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों को झेल सकते हैं। मगर अगर पढ़े लिखे हैं तो हमारे पास एक कला है, एक औजार है, एक अस्त्र है, जिससे हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाइयों का एक ही रास्ता है, पढ़ना लिखना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला चिन्ह है कोष्ठक चिन्ह। इसकी परिभाषा है किसी शब्द का अर्थ या विकल्प बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द का अर्थ अगर आपको बताना है या उसके स्थान पर आने वाले किसी अन्य शब्द का ज्ञान कराना है तो आपको कोष्ठक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उदाहरण देखते हैं। सोना का विपरीत, विपरीत कई बार लोग नहीं समझते हैं तो हम ब्रैकेट में लिख के दिखा रहे हैं, कोष्ठक में लिख के दिखा रहे हैं। उल्टा, विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ जागना होता है। सोना
और उल्टा उसका जागना। सोना का विपरीत जागना, दोनों का अर्थ तो समान ही है। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। सब्जियां मतलब आलू, गोभी, टमाटर आदि आदि आदि, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंग्लिश में बोलते हैं ना वही तो आदि। आजकल सब्जियां, या तो नाम ले लीजिए सभी सब्जियों के, या तो फिर एक शब्द बोलिए सब्जियां। तो हमने कोष्ठक में लिख के बता दिया आदि आदि। ठीक है बच्चों, कोष्ठक का प्रयोग भी आप लोग समझ गए। अगला चिन्ह है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त यानी छोटा लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम। जिस तरह कोई शब्द बड़ा होता है तो उसे हम संक्षेप में लिखना चाहते हैं तो हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों। उदाहरण देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अब हमने पंडित पूरा नहीं लिखा तो प, अनुस्वार और लाघव चिन्ह, तो ये हमें दर्शाता है कि इसे हम पंडित ही पढ़ेंगे, मगर ये संक्षिप्त रूप है क्योंकि लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, और एक उदाहरण देख लेते हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा मेरे पापा हैं। डॉक्टर पूरा शब्द ना लिखकर हमने डा और लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, आपने इतने प्रकार के चिन्ह पढ़े। ये 10 प्रकार के चिन्ह आपको हमेशा प्रत्येक कक्षा में इसी प्रकार से आते रहेंगे और आपकी जानकारी की परीक्षा लेते रहेंगे। वैसे तो आप जानकारी हैं बचपन से, फिर भी आप इसे ध्यानपूर्वक पुनः पुनः चलाकर और अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं बच्चों। इससे संबंधित अभ्यास को पुस्तक में स्वविवेक से हल करना शुरू कर दें। ठीक है बच्चों, अगले शीर्षक के साथ अगले वीडियो में हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए बच्चों। धन्यवाद।